हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड या फिर फोर्थ में पूछे जाने वाले टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है पिछले आपके जो एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या टीआरई सेकंड रहा हो या फिर आपका टीआरई थर्ड रहा हो, जो आपका हुआ है, जो कि आपका कैंसिल हो गया है, उन सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो टॉप 60 क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। पहला है डीजल, क्या डीजल है, कोयला है या फिर है हाइड्रोजन। तो जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, यानी कम से कम प्रदूषण होता है, वो कौन है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो कि ईंधन सेल में खपत होने पर केवल पानी पैदा करता है। ठीक है, इसका अगर हाइड्रोजन का यूज की बात करें, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो जैसे कार में होता है, घर में होता है, या फिर जो पोर्टेबल बिजली होते हैं उसमें जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पोर्टेबल बिजली के लिए जो अन्य कई सारे जो है उपकरण होते हैं, उनके प्रयोग में इनका जो है यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन बनता है, तो ये बनता है हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन एक अणु है जो डैश ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ओजोन एक अणु है जो डैश ऑक्सीजन परमाणु से बना है। 4 जो है ऑक्सीजन परमाणु से बना है, 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, या फिर 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। तो ओजोन एक अणु है जो कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, तो ये बना है 3। ठीक है, 3 जो है ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में नहीं आता है। जो चंबल अभ्यारण्य है, ये बताना है कौन से राज्य में नहीं आता है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा। तो जो चंबल अभ्यारण्य है, ये जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, इसलिए चंबल अभ्यारण्य इसका नाम ही पड़ा है। ये चंबल नदी पर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिजंक्शन पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, साथ में उत्तर प्रदेश में स्थित, लेकिन हरियाणा में ये जो है नहीं लगता है, यानी हरियाणा राज्य में नहीं आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, साथ में राजस्थान का जो त्रिजंक्शन स्थान है वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं आता है, तो ये हरियाणा में नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी टूटी जो जो जब जो है हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जो है प्लास्टर लगाया जाता है। तो उस प्लास्टर में क्या यूज किया जाता है, ये बताना है। बुझा हुआ चूना यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, जब हड्डियां टूट जाती हैं, चाहे पैर की हो, हाथ की हो, तो उसमें जो प्लास्टर लगाया जाता है, उस पर जो सफ़ेद कलर का दिखता है, प्लास्टर के ऊपर जो चिपकाया जाता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो टूटी जो हड्डियां होती हैं उनको एक सुरक्षित रखने के लिए जो है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक जल्दी जमने वाला जो है क्या होता है, जिप्सम प्लास्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जिप्सम प्लास्टर होता है। तो इनमें से ना तो बुझा हुआ चूना होता है, ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ना तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, एक जिप्सम प्लास्टर होता है, जिसमें बारीक सफ़ेद पाउडर जैसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं, जो गीला करने पर सूखने पर सख्त हो जाता है। गीला करने पर लगाते हैं, जब सूख जाता है तो क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। आपने देखा होगा जिस दिन प्लास्टर लगाया जाता है उस दिन गीला रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है, सूखने के बाद एकदम सख्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जिप्सम प्लास्टर होता है, ना कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये नहीं होते हैं। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किस में किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किस में किया जाता है, ये बताना है।
सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग क्या पारों में किया जाता है, सड़क की बत्तियों में किया जाता है, या फिर बैटरी आवेशन के लिए किया जाता है। तो जो सोडियम वाष्प लैंप होता है इसका जो यूज होता है ये कई जगह होता है, ठीक है। जैसे कि राजमार्ग या सड़क होते हैं, यानी जो सड़क होते हैं वहाँ पे होते हैं, जो उद्यान यानी बगीचे होते हैं, या रेलवे यार्ड होते हैं, या फिर भंडारण यार्ड होते हैं, यहाँ पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे घरों होगा, ठीक है। तो इसका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि इनका जो यूज होता है कई जगह होता है, जैसे सड़कों पे होता है, जो बगीचे होते हैं, रेलवे यार्ड होते हैं, जो भंडारण होते हैं वहाँ पे इनका यूज होता है, ऐसी जगहों पे यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, किसमें होती है? जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, यानी एल्युमिनियम में होती है, क्रोमियम में होती है, या फिर निकेल में होती है। तो ये किसमें होती है? ये होती है क्रोमियम में। क्रोमियम में उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, यानी जो क्रोमियम होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग होता है वो उच्च ताप प्रतिरोधक जो क्षमता होती है या फिर उच्च कठोरता वाला जो अपघर्षण के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता या फिर उच्च ताप प्रतिरोध या फिर उच्च कठोरता तथा अपघर्षण के लिए क्या इसका जो है क्रोमियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में बिकने वाले मानक 18 कैरेट सोने में शामिल है, यानी जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या शामिल होता है ये बताना है, ठीक है। पहला है कि 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातुएं होते हैं, यानी जो 18 कैरेट का सोना आता है, ठीक है। वैसे जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पहला ऑप्शन है कि 82 भाग सोना होता है और 18 भाग अन्य धातुएं होती हैं, या फिर 18 भाग सोना होता है और 82 भाग अन्य धातुएं होती हैं, या फिर 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं होती हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो बाजार में 18 कैरेट का जो सोना बिकता है, अगर उसमें जो है धातुओं की बात करी जाए तो उसमें कितना होता है? 18 भाग सोना होता है। कितना होता है? 18 भाग सोना होता है, और 6 भाग जो होते हैं वो अन्य धातुएं होती हैं, ठीक है। तो जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातुएं होती हैं। अगर शुद्ध सोने की बात करी जाए तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। 18 कैरेट सोने में जो है 75% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। यानी कि 18% जो है या 18 भाग जो है सोना होता है, बाकी जो 6 भाग होता है वो अन्य धातुएं होती है। और शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, या फिर है सिल्वर। तो अर्धचालक की बात करें तो जो तत्व अर्धचालक माना जाता है वो कौन होता है? वो होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो तत्व अर्धचालक होता है, जो सिलिकॉन तत्व होता है वो अर्धचालक होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, यानी कौन सी चीज़ें यूज होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो विद्युत मोटर होता है क्या वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या फिर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी कोई भी जो है लाइट से चलने वाली मोटर है या कोई मशीन है तो वो क्या करता है? जो लाइट होती है यानी जो लाइट से उसको एनर्जी मिलती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है? मैक नंबर एक जो है संख्या होती है, ये किससे जुड़ा हुआ शब्द माना जाता है ये आपको बताना है। पहला है ये हवाई जहाज से है, या फिर कारों से जुड़ा शब्द है, या फिर जहाज से जुड़ा शब्द है। तो मैक नंबर जो एक संख्या होती है
ये जो है एक जैसे कई सारे जैसे विमान होते हैं या पिंड होते हैं, तो उनके गति और आसपास के जो माध्यम होते हैं जैसे हवा है, उनकी ध्वनि की गति को अनुपात के दर्शाती है, यानी उनकी जो ध्वनि की गति होती है उनको उनके अनुपात को दर्शाती है कौन, ये मैक नंबर। ठीक है, कोई जैसे कोई विमान जा रहा है, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज ही जा रही, ठीक है, हवाई जहाज है मान लीजिए ये जा रही, तो उसकी गति और उसके जो आसपास के जो जैसे स्पेस है, हवा है, उनकी जो ध्वनि की गति होती है उसके अनुपात को क्या करती है, दर्शाती है ये मैक नंबर। ठीक है, तो पहला मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ है, तो ये है हवाई जहाज की गति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती, कौन सी ऐसी बीमारी जो एडीज मच्छर से फैलती है, क्या वो डेंगू है, रिंगवर्म है, हेपेटाइटिस है। तो आप सभी को पता है कि जो मच्छर से फैलने वाला जो एडीज मच्छर से फैलने वाला जो रोग होता है बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है डेंगू। डेंगू जो है एडीज मच्छर से फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, कौन सी विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, क्या वो विटामिन D2 है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं है। तो जो एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है वो कौन है, तो वो है विटामिन D2। ठीक है, विटामिन D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है या फिर एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, ये जो विटामिन D2 होता है ये क्या होता है, वसा में घुलनशील जो है विटामिन होता है। अगर इस विटामिन से रोग की बात करें, कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, विटामिन D2 से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये जो विटामिन D2 है ये वसा में घुलनशील होता है। इसका जो अन्य नाम है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल अन्य नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, यानी एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी विटामिन D2 को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारित अनाज में कीट को, यहाँ पे कीट होगा। ठीक है, भंडारित अनाज में कीटकों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, यहाँ पे कीट होगा। ठीक है, कीटकों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा, अनाज की नमी होता है, अनाज का तापमान होता है, या फिर अनाज की नमी और तापमान दोनों होता है। तो जो भंडारित अनाज होता है, भंडारित अनाज का मतलब जहाँ पे आप अनाज को जो है स्टोर करके रखते हो, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, इन सबको जहाँ पे आप स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे जो कीट होते हैं उनकी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, किस चीज़ की कमी से जो है जो कीट होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अनाज की नमी के कारण से होते हैं या फिर अनाज का तापमान। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कीट वहीं पे ज़्यादा पनपते जहाँ पे नमी होती है। ठीक है, तो अनाज की नमी जहाँ पे होगी वहीं पे कीट पैदा होंगे, तो जाहिर सी बात है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाज का तापमान अगर अच्छा होगा तो वहाँ पे कीट नहीं होंगे। आप सभी को अगर जानते होंगे या पता होगा कि जैसे गेहूं का भंडारण करते हैं, किसी भी अनाज का भंडारण करते हैं, तो उसको जो है क्या करते हैं, खूब सारा सुखा लेते हैं धूप में दिखा के, जब उसका तापमान अच्छा होता है तभी उसको स्टोर करते हैं ताकि उसमें कीट ना लगे। ठीक है, तो अनाज की जो नमी होती है उस वजह से क्या है, कीट की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है अनाज की नमी। अगर अनाज में नमी है तो उसमें कीट बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनाकार बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है ये बताना है आपको, या फिर ये कह लें कि साहित्य का किस भाषा के लिए दिया गया था, यानी जो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था बासुकीनाथ झा को किस भाषा के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बताना है। क्या वो भाषा मगधी थी, मैथिली भाषा थी, या फिर थी भोजपुरी भाषा। तो 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वो जो है बासुकीनाथ झा को दी गई थी किस भाषा के लिए, तो दी गई थी मैथिली भाषा के लिए। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका निबंध संग्रह है बोझ सकेतन, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। ठीक है, जो कि इनकी मैथिली निबंध संग्रह है बोध संकेतन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोरवाट
ठीक है। क्वेश्चन है अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है जयवर्धन ने कराया था, या फिर दूसरा क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन ने कराया था, या फिर जो है सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया था। ठीक है। क्वेश्चन है कि अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, जयवर्धन ने कराया था, महेंद्र वर्मन ने कराया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया था, किसने कराया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने कराया था? तो वो कराए थे सूर्यवर्मन सेकंड। यानी जो अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण है किसने कराया था? तो वो कराए थे सूर्यवर्मन सेकंड। अगर इनके शासन की बात करें कि कब से कब तक इनका शासन रहा है, तो इनका जो शासन रहा है वो 1113 से 1150 तक इनका शासन रहा है। इन्होंने अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया है। किसने कराया है? सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों को देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है? यानी जो देख नहीं पाते हैं कौन से विटामिन की कमी से होता है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है? कौन सी विटामिन की कमी से जो व्यक्ति होते हैं वो देख नहीं पाते हैं? तो वो है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, या फिर पूछा भी जा सकता है कि जो रतौंधी होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है। इसमें जो है व्यक्ति जो है देख नहीं पाता, देखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से देखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है, या फिर यूं कह लें कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तब वह दूधिया क्यों हो जाता है? जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो दूधिया क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण? तो जब चूने के पानी में कोई भी स्ट्रॉ डालते हैं या कोई परखनली डालते हैं और जो है हवा से फूंकते हैं, यानी मुंह से फूंकते हैं, ठीक है, तो जो चूने का पानी होता है वो दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकने पर कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के होने के कारण जो है उसका जो कलर है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार जो पदार्थ होते निकलते हैं? क्या वो पाचन है? तो पाचन तो है नहीं है। उत्सर्जन भी नहीं होता, उत्सर्जन तो होता है, परिसंचरण नहीं होता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन जो होती है उसमें शरीर के जो अवशिष्ट एवं बेकार पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यानी जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन की प्रक्रिया, इसमें शरीर के जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो बाहर शरीर से जो बाहर बेकार पदार्थ निकलते हैं जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बस थोड़ा बीपीएससी टीआरए में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन का तरीका होता है पूछने को थोड़ा सा घुमा देता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लगते हैं। बाकी उतने टफ क्वेश्चन होते नहीं हैं जितने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो ये रेयान है ये किससे प्राप्त होता है? ये रेशम से प्राप्त होता है, ऊन से प्राप्त होता है, या फिर लकड़ी या लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो रेयान है वो किससे प्राप्त होता है? तो रेशम से प्राप्त नहीं होता है, ऊन से भी नहीं होता, बल्कि लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, जो रेयान होता है उसको बनाने के लिए जो सेल्यूलोज होता है उस लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो सेल्यूलोज होता है लकड़ी के गूदे से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो किससे प्राप्त होता है? लकड़ी की लुगदी से रेयान प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? क्या वो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, या फिर सरदार पटेल थे? तो वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे, उन्होंने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का क्या किया था? प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत करी थी? मनसबदारी जो प्रणाली है ये जो है मुगल काल में चली थी। तो इसको किस मुगल शासक ने शुरू करी थी ये बताना है। क्या वो अकबर थे, हुमायूं थे या फिर थे शाहजहां? तो मनसबदारी जो प्रणाली है या फिर मनसबदारी जो प्रथा है ये मुगल काल में शुरू हुई थी। और किसके शासन में हुई थी? तो ये हुई थी अकबर के शासन में। ठीक है। मनसबदारी अगर बात करें कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है या फिर अरबी शब्द कह सकते हैं। ठीक है, जिसका जो अर्थ अगर बात करें कि जो मनसबदारी प्रणाली है, प्रथा है, उसका अर्थ क्या होता है? तो ये मनसबदारी का मतलब होता है पद। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री का पद हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, मुख्यमंत्री का पद हो गया। तो ये मनसबदारी जो होता है पद को ही कहते हैं, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जीना कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है या फिर रत्न कहा जाता है? तो जैन धर्म में अगर किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैवल्य। ठीक है, कि उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ठीक है, यानी जो 50% उनका कोटा दिया गया था आरक्षण का, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बिहार विधानसभा के द्वारा। ठीक है, जिसमें कई कास्ट हैं, जिसमें अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। इन सभी के लिए जो आरक्षण का कोटा था वर्तमान में 50% था। ठीक है, उससे बढ़ाकर कितना करने के लिए विधेयक पारित किया गया है ये बताना है। क्या ये 65% हो गया है या फिर 60% हो गया है या फिर हुआ है 55%? तो ये कितना हो गया है? ये हो गया है 65%, यानी 50% से बढ़ाकर ये जो आरक्षण हुआ है ये कितना हो गया है? ये हो गया है 65%। ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो जाइलम होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला कि पौधों में भोजन का परिवहन करना होता है या फिर पौधों में जल का परिवहन करना होता है या फिर अमीनो एसिड का परिवहन करना होता है? तो जो जाइलम होता है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि पौधों में जो जल होता है उसका परिवहन करता है। यानी पौधों में जो जल होता है, यानी जड़ों से पौधों के अन्य भागों में ले जाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? वो जाइलम होता है। ठीक है, जाइलम का काम होता है पौधों में जल का संचरण करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला जो रोग होता है, यानी कौन सा ऐसा रोग जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, उनका इफेक्ट फेफड़ों पे पड़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब ये है। पहला है कि एड्स है, रेबीज है या फिर है तपेदिक या फिर टीबी रोग है। कौन सा रोग है जो कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो वो कौन है? तो वो है तपेदिक। तपेदिक जो रोग होता है उससे जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो कि एक संक्रामक रोग माना जाता है और इसमें जो है ये जो तपेदिक होता है ये खांसने और छींकने के कारण हवा में फैलता है। इसके जो वायरस होते हैं हवा में फैलते हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किस व्यक्ति को दी गई थी जिसने इसको जो है स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है एमजी रनाडे या फिर तीसरा ऑप्शन है जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो वो कौन थे? वो थे जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, यानी इनकार कर दिया था। ठीक है, अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है,
और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को उसका जो है क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यानी जो कथन गलत है उसका जो है हमें बताना कि कौन सा कथन गलत है। पहला कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल कहते हैं। तो ये तो सही है, हमें क्या बताना है, असत्य बताना है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा कि इसे एक बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो होता है ये जो है बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, 9 बिंदुओं पर नहीं होता बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के पेपर में भी पूछा जाता है, चाहे आपका आपके जो फर्स्ट पेपर होता है सीटेट का उसमें जो ईवीएस का सब्जेक्ट होता है, ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ब्रेल लिपि पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, 9 बिंदु नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, असत्य बताना है हमें, जो क्वेश्चन गलत है वो बताना है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं, तो ये सही है। इसे एक बहुत ही पतले कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ब्रेल लिपि में 9 बिंदु नहीं होते हैं बल्कि कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका असत्य है यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्या वो शुक्र है, बुध है या फिर है पृथ्वी। तो वो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है आंतरिक ग्रहों में, तो वो है पृथ्वी, जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट कारण क्वेश्चन है कि भूकंप डैश कारण होते हैं, यानी भूकंप जो है किस कारण से होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं, भूस्खलन के कारण होते हैं, या फिर चट्टानों, यहाँ पे चट्टानों होगा, चट्टानों के भ्रंशन के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति होती है। तो जो भूकंप होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो ये चट्टान के जो भ्रंशन के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति होती है। यानी जब चट्टानें गिरती हैं तो एक किसी भी एक भाग में गिरती हैं तो वहाँ पे जो गति होती है वो क्या होती है, भूकंप होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, आप सभी को पता है, जिसमें पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये जब सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं तो क्या होता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है चट्टानों के भ्रंशन के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति होती है जिसके कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बहुत सारी गैसें या फिर लावा निकलते हैं, तो जो सबसे प्रचुर मात्रा में गैस निकलती है वो कौन सी गैस है, क्या वो जलवाष्प है, हीलियम है या फिर है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, यानी ज्वालामुखी में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस के रूप में जलवाष्प निकलता है, जो कि हानि रहित होता है, उसमें नुकसानदायक होता है, लोगों को नुकसान होता है, जलवाष्प इसमें निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहा जाता है, क्या कोर कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है या फिर कर्नल कहा जाता है। तो भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहा जाता है, तो उस परत को कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, कौन सा प्रतिजैविक है, क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्टेप्टोमाइसिन है या फिर एल्कोहल है। तो निम्न में से जो प्रतिजैविक है वो कौन है, वो है स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है। इसका अगर यूज की बात करें कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे तपेदिक हो गया या प्लेग बीमारी हो गई, तो इनमें जो है इनमें फैलता है और वो भी जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये जो स्टेप्टोमाइसिन दवा है, अगर किसी को जो है तपेदिक हो गई है, प्लेग हो गया है या फिर अन्य जो जीवाणु से होने वाले जो संक्रमण वाले बीमारी होते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं के माध्यम से होते हैं, तो उनमें ये जो है यूज की जाती है दवा के रूप में। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन जो कि एक प्रतिजैविक है, ध्यान रखना है। ठीक है,
विश्व का चीनी कटोरा के रूप में जाना जाने वाला देश है, चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है? क्या ये क्यूबा है, बर्मा है, या फिर है भारत? तो विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे चीनी उत्पादन के लिए चीनी जो है प्रसिद्ध है। यानी पे सबसे अधिक जो है अगर विश्व में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे उगाया जाता है या फिर उत्पादित की जाता है, तो वो है क्यूबा में। क्यूबा में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है और चीनी उत्पादन के लिए ही ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंचाई से संबंधित है? सिंचाई से जो संबंधित है वो कौन है? क्या वो मोट यानी कि घिरनी, या फिर चेन पंप, या फिर रहट, या फिर फॉल होता है? या फिर दूसरा है मोट घिरनी या फिर चेन पंप होता है, यहाँ पे पंप होगा। ठीक है, या फिर ढेकली या फॉल होता है, या फिर मोट जिसको घिरनी भी कहते हैं, चेन पंप होता है, ढेकली या फिर रहट होता है। तो जो सिंचाई के सभी संबंधित हैं तो उसमें जो है आपका मोट होता है जिसको घिरनी कहते हैं, चेन पंप होता है, ढेकली होता है, रहट होता है। ये सभी जो उपकरण होते हैं सिंचाई से संबंधित होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? क्या ये पश्चिमी चंपारण में है, बेगूसराय में है, या फिर है गया में? तो बिहार में जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण के बेगूसराय में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बेगूसराय में है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बिहार में जो अभ्यारण्य है वो पश्चिमी चंपारण के कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? जैसे मध्य प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, या फिर कर्नाटक है, या फिर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी? तो जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है वो कौन है? वो है यूपी, जो कि 9 जो अन्य राज्य हैं उनकी सीमाओं को ये छूता है। ठीक है, अगर 9 राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें जो है आपका ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और दिल्ली है जिसमें पश्चिमी दिल्ली आता है, हरियाणा, राजस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश है दक्षिणी हिस्सा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, और पूर्व में बिहार और झारखंड है। इन सभी यानी जो 9 राज्य हैं ये सभी इनकी जो सीमाएं हैं किसको छूती हैं? उत्तर प्रदेश को छूती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? यानी कि हवा के द्वारा वो फैलता है। यानी मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे बीज गिरे हैं, तो ये हवा के माध्यम से अगर हवा इस तरह बह रही है तो इसके जो बीज है यहाँ तक जो है हवा के माध्यम से यहाँ आके गिरेंगे उड़ते हुए। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ उगाएगा। ठीक है, तो ये होता है हवा द्वारा प्रसार। ठीक है, तो कौन सा किस चीज़ का बीज है? क्या वो कपास का है, पपीता का है, या फिर है मटर का? तो किसके बीज होते हैं? वो होता है कपास का बीज। ठीक है, कपास जो होता है जिससे कॉटन बनता है, आप सभी को पता है। इसके जो बीज होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जब हवा चलती है तो उसके बीज उड़ के जो है दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहीं पे उगाते हैं। तो वो कौन सा है? वो है कपास। पपीता और मटर के जो बीज होते हैं वो भारी होते हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होते हैं? ठीक है, यानी कभी कभी आप सभी देखते होंगे कि अगर आप कपड़े कोई पहनते हैं, चाहे शर्ट पहनते हो या फिर सूट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो जो अंडर आर्म्स के पास क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। कभी आप अपने देखें या किसी व्यक्ति के देखते हैं, ज़्यादा गर्मियों में जब पसीने खूब सारे निकलते हैं तब दिखाई देता है। ये किस कारण से होते हैं? ये क्या पसीने में मौजूद यूरिया के कारण होता है, या फिर पसीने में मौजूद लवण के कारण होता है, या फिर पसीने में मौजूद अमोनिया के कारण होता है? किस कारण से ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं जो दिखाई देते हैं, ये किस वजह से होते हैं? तो ये होते हैं पसीने में मौजूद लवण के कारण। ठीक है, जो हमारे पसीने में जो लवण हैं उनकी वजह से जो है पसीना आता है, और पसीने की वजह से जो है सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं कपड़ों में। ठीक है, ध्यान रखना, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन दिया है कि टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि टूकन जो पक्षी होती है उसकी जो चोंच होती है वो लंबी
और बड़ी होती है, तो बिल्कुल सही है। जो टूकन की पहचान, जो पक्षी है उसकी पहचान ही यही है कि उसकी जो चोंच होती है वो लंबी और बड़ी होती है। इसका कारण दिया है कि टूकन की चोंच उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है कि जो ये टूकन की जो चोंच होती है उन फलों की डालियों तो पहुंचने में मदद करती है, क्योंकि लंबी होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वहां तक पहुंच जाती है। जो कमजोर होती हैं, जिनका भार जो है वो डालियां नहीं सह सकती, यानी कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, इसकी डाली ये कमजोर है, यहाँ पे फल लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है तो उसकी जाहिर सी बात चोंच लंबी है, तो यहाँ पे बिना बैठे ही यहाँ तक उसकी चोंच पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका कारण सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, हाँ बिल्कुल सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए किसमें प्रावधान किया गया है, यानी किस चीज़ में ये प्रावधान दिया गया है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता, उसको बनाए रखना जो है रखने की प्रावधान है, किसमें किया गया है प्रावधान। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रावधान किया गया है, या फिर संविधान की प्रस्तावना में प्रावधान है, या फिर मौलिक कर्तव्य में ये प्रावधान है। ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए किस में प्रावधान किया गया है, तो यह है मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि जो भारत की संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसको बनाए रखना या उसकी रक्षा जो है उसकी रक्षा के लिए जो है प्रावधान दिया गया है, किसमें, मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार लोच उच्चतम है। ठीक है, किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार लोच उच्चतम है, क्या वो विनिर्माण है, निर्माण है, या फिर वित्तीय सेवाएं हैं। तो वो कौन है, तो वो है निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मौसर्थ प्रवास के संदर्भ में सही है। सॉरी, यहाँ पे मौसम होगा। ठीक है, मौसम प्रवास के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन मौसम प्रवास के संदर्भ में सही है, यह केवल वर्षा ऋतु में होता है, क्या ये सही है। या फिर दूसरा है कि हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। या फिर तीसरा है कि यह हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाता है। या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो मौसम जो होते हैं, यानी कि मौसम प्रवास होते हैं, उसके संदर्भ में जो सही बताना है वो ये है कि जो मौसमी मानव प्रवास होते हैं वो मौसम के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाते रहते हैं। ठीक है, और ये आमतौर पर श्रम की मांग में मौसमी बदलाव के कारण होता है। और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद जो मजदूर होते हैं उनका मौसमी पलायन एक सामान्य घटता रहता है। ठीक है, तो ये तो जो है वर्षा ऋतु में होता है, केवल ये गलत है। हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, हमेशा नहीं जाते हैं। तीसरा कि यह हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह में क्रियाशील बल कैसे होगा। शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही हो, या फिर शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर सेकंड के त्वरण से नीचे आ रही हो। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह में क्रियाशील बल कैसे होगा, वो होगा शून्य। ठीक है, अगर लिफ्ट 9.8 मीटर सेकंड के त्वरण से नीचे आ रही हो, ना कि ऊपर जा रही हो। ठीक है, अगर वो नीचे आ रही है तो क्रियाशील बल लगेगा। तो क्रियाशील बल कैसे होगा, शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आ रही हो। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। क्या वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, अकबर शाह द्वितीय थे, या फिर ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो दी गई थी अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। अगर पूछा जाए कि इनको राजा की उपाधि कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 1829 में। किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा ये जो है दी गई थी। ठीक है, यानी अकबर द्वितीय के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री इंटीग्रेटेड बढ़ने के लिए आवश्यक 110.1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को ऊष्मा को मात्रा को क्या कहा जाता है, जो ऊष्मा की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए आवश्यक 110.1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान की ऊष्मा को, जो ऊष्मा की मात्रा होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्य क्षमता कहा जाता है या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता या फिर ऊर्जा क्षमता। तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक 110.1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, आप सभी को पता है। कितने महाद्वीप है, तो है 7 महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या वो एशिया है और अंटार्कटिका है, तो एशिया तो सबसे बड़ा है लेकिन अंटार्कटिका नहीं है। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया और सबसे छोटा कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, क्या दूध में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है या फिर अंडा में पाया जाता है। तो वैसे तो दूध में, फल में, अंडा में पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो वो हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो इसका जो है 5th ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार अयस्क है, जो सिनेबार अयस्क है ये क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या ये पारा है, सीसा है या फिर है लोहा। तो जो सिनेबार अयस्क होता है ये क्या होता है, ये होता है पारा। ठीक है, पारा का जो मरकरी होता है उसका प्रमुख जो अयस्क होता है वो क्या होता है, सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। यानी एक ही ज़मीन में अलग अलग तरह के जो फसल उगाए जाते हैं बारी बारी से, उस तकनीक को क्या कहते हैं। क्या ये जो है फसल प्रत्यावर्तन होता है या फिर फसल चक्र होता है या फिर फसल परिक्रमा होता है, तो ये होता है फसल चक्र। अगर आप अलग अलग किस्म की फसल उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाते हैं तो जो तकनीकी अपनाई जाती है वो क्या होती है, वो होती है फसल चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना जो गणतंत्र माना जाता है वो कौन सा है, क्या ये पाटलिपुत्र है, स्पार्टा है या फिर है वैशाली। तो विश्व का जो सबसे पुराना गणतंत्र कहाँ का है, तो ये है वैशाली का। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली स्थित जो लिच्छवी गणराज्य है। ठीक है, वैशाली में एक लिच्छवी है, वहाँ पे ये जो है सबसे पुराना गणराज्य है, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। जो सर्व शिक्षा अभियान होता है, सब पढ़े सब बड़े, उसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना होता है, या फिर जो है ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना क्या होता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो सर्व शिक्षा अभियान होता है इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना होता है। सर्व शिक्षा अभियान आप सभी प्राथमिक विद्यालय में देखते होंगे, एक पेंसिल बनी होती है, उसमें एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का बैठे होते हैं। ठीक है, और ऊपर लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, ये एक तरह से लोगो है। इसका जो उद्देश्य होता है महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी उद्देश्य होता है। ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी होता है। जो गाँव के गरीब लोग हैं उनको जो है प्राइमरी की शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। क्या यह जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। क्या ये चैडविक थे या फिर नील्स बोर थे। तो वो कौन थे, वो थे नील्स बोर वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, बिना ऊर्जा का लॉस किए क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसका 3rd ऑप्शन नील्स बोर सही होगा, जो कि वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद में
हिंदी को देवनागरी, जो देवनागरी लिपि है उसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्या यह 347 अनुच्छेद है, या फिर 343 है, या फिर 348 अनुच्छेद है? तो ये कितना है? अनुच्छेद 348 में ये जो है घोषित किया गया है कि जो देवनागरी लिपि है उसको जो है देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसको क्या किया जाएगा? राजभाषा माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। पर्वतारोही से रिलेटेड आपके सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईंधन की उपलब्धता कम होती है, तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं खाना पकाने के लिए नहीं ले जाते हैं। अपने को गर्म रखने के लिए उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, जी नहीं, गर्म रखने के लिए भी नहीं ले जाते हैं, बल्कि सांस लेने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। जो सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का, वो इसलिए ले जाते हैं कि जहाँ पर जो है जब अधिक ऊंचाई पर चढ़े वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले तो उसका यूज कर सकें। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार राज्य में स्थित है? क्या वो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है? तो बिल्कुल सही, सोन बहुउद्देशीय परियोजना ही कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में, जिनको निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे मनुष्य के जो चश्मे होते हैं उसमें कौन सा जो है लेंस लगा होता है? क्या ये जो है बेलनाकार होता है, समतल होता है, या फिर अवतल लेंस होता है? तो जो व्यक्ति नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते हैं उनमें जो है निकट दृष्टि दोष होता है, और उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो लगा होता है अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा द्वीप क्या है? ऊष्मा द्वीप क्या है? क्या यह द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर निर्भर है, या फिर वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि वह शहर या महानगरीय क्षेत्र जिसके अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र अधिक गर्म हैं? ठीक है। तो उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह शहरी व महानगरीय क्षेत्र के अपने आसपास, यानी कि जो भी शहर और महानगरीय क्षेत्र हैं उनके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अधिक गर्म हैं। इसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है? ऊष्मा द्वीप का मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? सुभाष चंद्र का एक प्रसिद्ध नारा है, वाक्य है दिल्ली चलो। ये उन्होंने किस देश से दिया था? क्या ये रूस से दिया था, जापान से दिया था, या फिर दिया था सिंगापुर से? तो उस टाइम पे जो है सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे थे? सिंगापुर थे। वहां से इन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है। अगर बात करें टाइम क्या था, यानी समय क्या था, तो 1943 में इन्होंने जो है सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो कहाँ से किया था? तो सिंगापुर से किया था 1943 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय है वो कौन है? क्या वो सतीश धवन है, रवि मल्होत्रा है, या फिर है राकेश शर्मा? तो वो कौन है? वो है पहले भारतीय राकेश शर्मा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आने वाले टाइम में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3rd का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप देखते जाइए, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।